क्या मध्य पूर्व एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां अब हर नया दिन किसी बड़े युद्ध की आहट लेकर आ रहा है? क्या इराक अब केवल एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान के बीच सीधी टक्कर का एक नया मैदान बनता जा रहा है? आखिर संयुक्त हवाई हमलों के बाद आईआरजीसी के 4 सदस्यों के मारे जाने का दावा कितना बड़ा संकेत है? इराक के सबसे प्रभावशाली शिया नेता मुत्तदा अल सद्र ने अचानक ईरान और उसके समर्थक गुटों को ऐसी चेतावनी क्यों दे दी, जिसे पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है? और इसी बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंध लगाकर आखिर कौन सा नया दबाव बनाने की कोशिश की है? क्या ये केवल प्रतिबंध है या फिर किसी बड़े रणनीतिक अभियान की एक अगली कड़ी है? इन तीनों घटनाओं को अलग अलग देखकर समझना आसान है, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ा जाता है तो एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो पूरे मध्य पूर्व की बदलती रणनीति की ओर इशारा कर रही है। क्या ये घटनाएं किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की तैयारी है या फिर आखिरी समय में तनाव को रोकने की कोशिश है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इराक में हुए हमलों के पीछे क्या कहानी है, मुत्तदा अल सद्र ने किसे और क्यों चेतावनी दे दी है, और अमेरिका के नए प्रतिबंधों का ईरान तथा पूरे क्षेत्र की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है। इराक में अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा किए गए संयुक्त हवाई हमलों के बाद अब एक बड़ा दावा सामने आया है। ईरान के समाचार आउटलेट दिदेबान ईरान की रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के 4 सदस्य भी मारे गए हैं। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अली असगर अस्ताननी, अबुल फजल मुत्तदाकी, मुर्तदा अकबरी और अमीर अब्बास दरहम फुरुश नाम के 4 आईआरजीसी सदस्य मंगलवार शाम इराक के करबला प्रांत में हुए हवाई हमलों में मारे गए हैं। हालांकि अब तक ना तो आईआरजीसी और ना ही ईरान की किसी आधिकारिक सरकारी संस्था ने इस दावे की पुष्टि या खंडन किया है, इसलिए फिलहाल इस खबर को आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं माना जा सकता। लेकिन यदि आने वाले समय में इसकी पुष्टि होती है तो ये मध्य पूर्व के मौजूदा तनाव को और अधिक गंभीर बना सकता है। ये रिपोर्ट उस समय सामने आई जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटिकॉम ने बुधवार तड़के एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाओं ने इराक में ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान चलाया है। सेंटिकॉम के अनुसार ये कार्रवाई पिछले 72 घंटों के दौरान हुए 30 से अधिक ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। अमेरिका का आरोप है कि इन ड्रोन हमलों के पीछे आईआरजीसी समर्थित समूहों का हाथ था और उनका उद्देश्य अमेरिकी सैन्य ठिकानों तथा सऊदी अरब के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना था। इसी वजह से दोनों देशों ने मिलकर उन ठिकानों पर कार्रवाई करने का फैसला किया जिन्हें इन हमलों की योजना और संचालन का केंद्र माना जा रहा था। सेंटकॉम के बयान के अनुसार संयुक्त अभियान के दौरान अमेरिकी और सऊदी लड़ाकू विमानों ने कई लॉजिस्टिक सेंटर, हथियारों के गोदाम, ड्रोन लॉन्चिंग सुविधाओं और ईरान समर्थित समूहों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि इन स्थानों का उपयोग लगातार अमेरिकी सैनिकों और सऊदी ऊर्जा ढांचों पर हमलों की तैयारी के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही सेंटिकॉम ने आईआरजीसी और उसके सहयोगी समूहों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिकी और सऊदी हितों पर हमले जारी रहे तो भविष्य में इससे भी कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। हमलों के कुछ ही समय बाद ईरान समर्थक मीडिया और इराकी सैन्य सूत्रों से जुड़ी रिपोर्टों में दावा ये किया गया है कि इन हवाई हमलों का मुख्य निशाना पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी पीएमएफ या हश्द अल शाबी के ठिकाने थे। रिपोर्टों के अनुसार करबला और नीनवेव प्रांतों में मौजूद कई अन्य सैन्य अड्डों पर हमले किए गए। कुछ ईरानी मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि दियाला और किरकुक प्रांतों में भी ईरान समर्थित समूह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि इन सभी स्थानों पर हुए हमलों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने भी इन हमलों की पुष्टि करते हुए बयान जारी किया है। शुरुआत में संगठन ने केवल इतना कहा था कि उसके कई सदस्य हाथाहाथ हुए हैं, लेकिन बाद में जारी अपडेट में बताया ये गया कि कम से कम 20 लोग मारे गए हैं जबकि दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे साफ है कि हाल के महीनों में इराक में ईरान समर्थित समूहों पर हुए सबसे बड़े सैन्य हमलों में से एक माना जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यदि वास्तव में इन हमलों में आईआरजीसी के सदस्य मारे गए हैं तो ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी। फिलहाल तेहरान की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन क्षेत्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि यदि इन दावों की पुष्टि होती है तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और अधिक बढ़ सकता है।
पहले से ही मध्य पूर्व में कई मोर्चों पर संघर्ष जारी है और ऐसे समय में किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को और अधिक अस्थिर बना सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें तेहरान, वाशिंगटन, रियाद और बगदाद पर टिकी हुई हैं। आने वाले घंटों में ये स्पष्ट हो सकता है कि ईरान इन दावों पर क्या आधिकारिक रुख अपना सकता है। क्या IRGC अपने 4 सदस्यों की मौत की पुष्टि करता है और क्या अमेरिका तथा सऊदी अरब इस प्रकार के संयुक्त सैन्य अभियान आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे? इन सवालों के जवाब भी तय करेंगे कि ये घटनाक्रम एक सीमित सैन्य कार्रवाई बनकर रह जाएगा या फिर मध्य पूर्व में एक और बड़े टकराव की शुरुआत साबित होगा। वहीं दूसरी ओर इराक के प्रभावशाली शिया धर्मगुरु और सदर मूवमेंट के नेता मुक्तदा अल सदर ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। उन्होंने एक और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से अपील की है कि वे इराक की धरती को किसी भी प्रकार के सैन्य हमलों का निशाना न बनाएं। वहीं दूसरी ओर इराक के ईरान समर्थक सशस्त्र गुटों को भी चेतावनी दे दी है कि वे अपनी गतिविधियों से पड़ोसी देशों को इराक पर हमला करने का कोई बहाना न दें। अल सदर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इराक एक बार फिर अमेरिका, सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के केंद्र में दिखाई दे रहा है। बुधवार 29 जुलाई को जारी अपने बयान में अल सदर ने कहा है कि इराक किसी भी स्थिति में इस्लामिक रिपब्लिक ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होने वाला लॉन्च पैड नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर IRGC को संबोधित करते हुए कहा है कि वे इराक की पवित्र और स्वतंत्र भूमि पर किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से बचें। साथ ही उन्होंने उन सशस्त्र समूहों पर भी निशाना साधा जिन्हें उन्होंने कानून से बाहर मिलिशिया बताया है। उनका कहना था कि इन समूहों की गतिविधियां अरब देशों को इराक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का बहाना दे सकती हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान इराकी जनता को उठाना पड़ेगा। अल सदर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चाहे इराक की सार्वभौमिकता का उल्लंघन किसी भी देश या किसी भी पक्ष द्वारा किया जाए, वह पूरी तरह एक्सेप्टेबल होगा। उन्होंने बगदाद सरकार से अपील की है कि वे देश की सार्वभौमिकता की रक्षा करें, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएं और इराक को किसी नए क्षेत्र युद्ध या सांप्रदायिक संघर्ष में घसीटे जाने से रोकें। उनका कहना था कि दशकों से लगातार युद्ध, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेल चुके इराक के पास अब किसी नए संघर्ष की कीमत चुकाने की क्षमता नहीं बची है। इसलिए इराक और उसके लोगों को सबसे अधिक जरूरत शांति, स्थिरता और विकास की है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान IRGC द्वारा इराकी कुर्दिस्तान में खुद विपक्षी संगठनों के ठिकानों पर कई हमले किए गए। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटिकॉम ने घोषणा की है कि अमेरिका और सऊदी अरब ने संयुक्त अभियान चलाकर इराक में ईरान समर्थित सशस्त्र समूह के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई उसके सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे पर लगातार हो रहे ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। इन हमलों के बाद इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी PMF या हश्द अल शाबी ने भी पुष्टि की कि उसके कई ठिकानों को निशाना बनाया गया और उसके लड़ाकों की मौत हुई है। ईरानी सैन्य मीडिया के अनुसार करबला और निनवे प्रांतों में स्थित PMF के अड्डों पर हमले किए गए हैं, जबकि कुछ अन्य रिपोर्टों में दियाला और किरकुक प्रांतों में भी सैन्य ठिकानों पर हमले होने का दावा किया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुक्तदा अल सदर का ये बयान केवल एक असामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये मौजूदा संकट पर उनका पहला स्पष्ट और संतुलित रुख है। उन्होंने एक साथ तेहरान, IRGC, इराक, ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों और बगदाद सरकार सभी को संदेश देने की कोशिश की है कि इराक को किसी भी कीमत पर क्षेत्रीय शक्तियों के युद्ध का मैदान नहीं बनने दिया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या IRGC और इराक के ईरान समर्थक सशस्त्र गुट अल सदर की इस अपील पर ध्यान देंगे या फिर इस क्षेत्र में जारी सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों का सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। यदि तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इराक एक बार फिर बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का केंद्र बन सकता है, जिसका असर केवल इराक ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकता है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी OFAC ने बुधवार 29 जुलाई को एक नया प्रतिबंध पैकेज जारी किया, जिसके तहत ईरान से जुड़े एक नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। इस कार्रवाई में 10 कंपनियों और 7 तेल टैंकरों को अमेरिकी प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार से होने वाली आय को और अधिक लिमिटेड करना है।
अमेरिकी वित्त विभाग के अनुसार ये कार्रवाई कार्यकारी आदेश 13/902 के तहत की गई है। विभाग का कहना है कि जिन कंपनी और संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका संबंध ईरानी शासन के आर्थिक और व्यावसायिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अमेरिका का आरोप है कि इन संस्थानों के माध्यम से ईरान प्रतिबंधों से बचकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने तेल और समुद्री कारोबार को जारी रख रहा है। नए प्रतिबंधों में शामिल प्रमुख संस्थानों में हार्मोज सेफ मैरिटाइम सर्विसेज और पर्शियन गल्फ मैरिटाइम इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल है। दोनों कंपनियां ईरान में समुद्री सेवाओं और बीमा से जुड़ा कारोबार करती हैं। अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा है कि इन दोनों संस्थानों पर केवल प्राथमिक प्रतिबंध ही नहीं बल्कि द्विपक्षीय प्रतिबंध भी लागू होंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई विदेशी कंपनी या वित्तीय संस्था इनके साथ व्यापार या वित्तीय लेन देन करती है तो वे भी अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ सकती है। वित्त विभाग के बयान के अनुसार जिन कंपनियों को प्रतिबंधित किया गया है उनमें से कई हांगकांग, चीन और मार्शल आइलैंड में पंजीकृत हैं। वहीं जिन 7 तेल टैंकरों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है वे अलग अलग देशों के झंडों के तहत संचालन कर रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि इन टैंकरों का इस्तेमाल प्रतिबंधित कंपनियों के माध्यम से ईरानी तेल के परिवहन और समुद्री व्यापार के लिए किया जा रहा था। जानकारों का मानना है कि अमेरिका की ये नई कार्रवाई केवल कुछ कंपनियों या जहाज़ों तक सीमित नहीं है बल्कि ये कार्रवाई के पूरे समुद्री और ऊर्जा नेटवर्क पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का एक हिस्सा है। हाल के महीनों में वाशिंगटन लगातार उन कंपनियों, जहाज़ों और वित्तीय नेटवर्क को निशाना बना रहा है जिन पर ईरानी तेल के निर्यात में मदद करने का आरोप लगाया जा रहा है। अमेरिका का उद्देश्य ईरान के खिलाफ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के रास्तों को सीमित करना है और उसके आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाना बताया जा रहा है। दूसरी ओर ईरान लंबे समय से इन अमेरिकी प्रतिबंधों को अवैध और एकतरफा करार देता रहा है। तेहरान का कहना है कि वे अपने ऊर्जा निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जारी रखने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करता रहेगा। हालांकि अब तक इस नए प्रतिबंध पैकेज पर ईरानी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे समय में जब मध्यपूर्व पहले से ही सैन्य तनाव, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, अमेरिका के ये नए आर्थिक प्रतिबंध क्षेत्रीय तनाव को और अधिक बढ़ा सकते हैं।